नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार शर्मा। आज हम कक्षा 12 का विषय लेखा शास्त्र का अध्याय नंबर 7 रोकड़ बही का अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे कि रोकड़ बही किसे कहते हैं और रोकड़ बही क्यों बनाई जाती है और रोकड़ बही के प्रकार क्या क्या हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि साधारण रोकड़ बही कैसे बनाई जाती है और इसका किस प्रकार से खाता बही में खतौनी की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोकड़ बही किसे कहते हैं। देखिए, रोकड़ बही कैश बुक। देखो, रोकड़ बही वह पुस्तक है जिसमें रोकड़ से संबंधित सभी प्राप्तियों व भुगतानों का लेखा किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कौन सी बुक है, रोकड़ बुक है। तो आप क्या देखेंगे कि रोकड़ बुक है तो इसमें रोकड़ से संबंधित सभी प्राप्तियों और सभी भुगतानों का क्या किया जाता है, लेखा। यानी रोकड़ बही वह बही है जिसमें रोकड़ से संबंधित सभी प्रकार के लेन देनों का क्या किया जाता है, अभिलेखन किया जाता है। देखो, रोकड़ बही बनाते समय किसी अवधि विशेष के नगद के प्रारंभिक शेष से प्रारंभ किया जाता है। आप देखिए कि जब भी अपन रोकड़ बही बनाएंगे तो लेखा वर्ष के प्रारंभ में अपन रोकड़ के शेष से प्रारंभ करेंगे। और आपको पता है कि रोकड़ क्या है, अपनी संपत्ति, और संपत्ति का कौन सा बैलेंस होता है, नाम शेष होता है। ठीक है, यानी जब भी हम रोकड़ बही बनाएंगे तो लेखा वर्ष के प्रारंभ में रोकड़ का जो प्रारंभिक शेष होगा वो कौन से पक्ष में लिखा जाएगा, नाम पक्ष में लिखा जाएगा। आगे देखिए, कोई व्यापार छोटा हो बड़ा हो, संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य वाली हो या लाभार्जन वाली नहीं हो, सभी के द्वारा रोकड़ बही अवश्य ही बनाई जाती है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि चाहे व्यवसायिक संस्थान किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो लाभ कमाने वाला हो, चाहे वो लाभ कमाने वाला नहीं हो, चाहे संस्थान छोटा हो चाहे संस्थान बड़ा हो, सभी के द्वारा रोकड़ बही बनाई जाती है। इसका कारण यह है कि कोई भी व्यवसाय बिना रोकड़ के अपनी व्यापारिक क्रियाओं का संपादन नहीं कर सकता है। इसलिए किसी ना किसी लेन देन के अंदर रोकड़ की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी आप समझिए कि व्यवसायिक संस्थान किसी भी प्रकार का हो उसमें रोकड़ लेन देन अवश्य ही होते हैं। इसी कारण किसी भी व्यवसायिक संस्थान में रोकड़ बही अवश्य बनाई जाती है। आगे देखिए, अतः रोकड़ बही किसी भी व्यवसाय की अत्यंत महत्वपूर्ण व लोकप्रिय पुस्तक होती है। अब देखिए कि जब सभी प्रकार की संस्थाओं में रोकड़ बही बनाई जाएगी तो रोकड़ बही महत्वपूर्ण भी होगी और लोकप्रिय भी होगी। आगे देखिए, रोकड़ बही ऐसी पुस्तक है जो जर्नल तथा खाता बही लेजर दोनों के उद्देश्यों को पूरा करती है। आप देखिए कि कोई भी जब व्यवसायिक संस्थान रोकड़ बही बनाता है तो उसे अपना जो लेजर होता है, लेजर के अंदर जो व्यवसायिक संस्थान होती है अपनी विभिन्न प्रकार के खातों को खोलती है। लेकिन देखिए क्या होता है कि कैश बुक, जो इसका कैश बुक होती है उसका प्रारूप खाते के समान ही होता है। इस कारण जब हम रोकड़ बही अलग से बना लेते हैं सहायक बही के रूप में तो खाता बही के अंदर कैश का खाता नहीं खोला जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये रोकड़ बही होती है वो जर्नल तथा खाता बही दोनों का काम पूरा करती है। देखिए, रोकड़ बही जर्नल का काम करती है क्योंकि जब भी कोई लेन देन होगा उसका प्रारंभिक लेखा रोजनामचे में ना करके डायरेक्ट कैश बुक में किया जाएगा। ठीक है, अब रोजनामचे में कोई भी लेखा करने के बाद उसका वर्गीकरण के तहत उसकी खाता बही में खतौनी की जाती है। अब मैंने आपको बताया कि जब हम रोकड़ बही रखते हैं तो जब हम रोकड़ बही रखते हैं तो लेजर के अंदर कैश का खाता नहीं खोला जाता है क्योंकि ये रोकड़ बही होती है, यही कैश अकाउंट भी होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो ये रोकड़ बही है वो जर्नल और लेजर दोनों के उद्देश्यों को पूरा करती है। आगे देखिए, नगद या कैश प्राप्तियों को रोकड़ बही के नाम पक्ष में या डेबिट में लिखा जाता है तथा नगद भुगतानों कैश पेमेंट्स को रोकड़ बही के जमा पक्ष में लिखा जाता है। आप देखेंगे कि रोकड़ क्या एक व्यवसाय के लिए संपत्ति है। अब देखिए, संपत्ति खाते का नियम क्या होता है कि अगर संपत्ति में वृद्धि हो रही है तो उसको क्या करना है, डेबिट। अगर संपत्ति में कमियां हो रही हैं तो उसे क्या करना है, जमा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब भी हमें नगद कैश प्राप्त होगा तो रोकड़ में क्या हो जाएगी, वृद्धि, यानी संपत्तियों में क्या होगी, वृद्धि। तो हम उसका लेखा कौन साइड करेंगे, नाम के साइड में करेंगे। ठीक है, यानी डेबिट में करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए, नगद भुगतान या कैश पेमेंट्स।
अब आप देखेंगे कि जब भी हम कैश पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। अब जब कैश जाएगा तो कैश में क्या होगी, कमी होगी, यानी संपत्तियों में क्या होगी, कमी। और मैंने बताया कि जब भी संपत्तियों में कमी होती है तो उस संपत्ति को क्या करेंगे, जमा या क्रेडिट। इसलिए रोकड़ बही के जमा पक्ष में इसको लिखा जाता है किन्हें, कैश पेमेंट्स को। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि रोकड़ बही के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए रोकड़ बही के प्रकार, पहला प्रकार होता है साधारण रोकड़ बही या एक स्तंभीय रोकड़ बही, सिंगल कॉलम कैश बुक। आप देखेंगे कि साधारण रोकड़ बही है, इस साधारण रोकड़ बही में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, वो होता है कैश का कॉलम। देखिए साधारण रोकड़ बही वे संस्थान रखती हैं जिनके बैंक में खाते नहीं होते हैं या वो सिर्फ नाम मात्र के ही बैंक से लेन देन करते हैं, तो वो कौन सी खाता बही बनाते हैं, साधारण रोकड़ बही बनाते हैं, क्योंकि उनके पास बैंक के लेन देन इतने अधिक नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली है बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही या द्विस्तंभीय रोकड़ बही, डबल कॉलम कैश बुक। देखिए डबल कॉलम कैश बुक से मतलब है, या बैंक स्तंभ वाली जो रोकड़ बही है इसके अंदर क्या किया जाता है कि कैश का जो कॉलम होता है उसके साथ एक बैंक का कॉलम भी बना दिया जाता है। यानी ये जो बैंक कॉलम वाली रोकड़ बही है ये बैंक का खाते का काम भी करेगी और कैश के खाते का काम भी करेगी, यानी इन दोनों का साथ साथ में क्या किया जाता है, अभिलेखन किया जाता है। अगली देखिए खुदरा रोकड़ बही, पैटी कैश बुक। देखिए जब बड़ी व्यवसायिक संस्थानें होती हैं उनमें छोटी छोटी जो राशियां होती हैं उनके असंख्य लेन देन होते हैं, पुनरावृत्ति प्रकृति के लेन देन होते हैं, उन लेन देनों के लिए क्या किया जाता है, अलग से लेखा किया जाता है। क्योंकि अगर छोटे छोटे लेन देनों का लेखा भी साधारण रोकड़ बही में या बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही में किया जाएगा तो इनका आकार काफी बड़ा हो जाएगा। इस कारण कि इस प्रकार की कठिनताओं से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, खुदरा रोकड़ बही बनाते हैं। हम पार्ट 3 में देखेंगे कि खुदरा रोकड़ बही किसे कहते हैं और किस प्रकार से बनाई जाती है। और हम देखेंगे कि पार्ट जो रोकड़ बही के तहत हम सेकंड पार्ट बनाएंगे उसमें देखेंगे कि बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही कैसे बनाई जाती है और किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है और खतौनी कैसे की जाती है। आज अभी इस पार्ट में हम देखेंगे कि साधारण रोकड़ बही किसे कहते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है, इसका परफॉर्मा क्या होता है, इसका प्रारूप क्या होता है। इसके साथ देखेंगे कि साधारण रोकड़ बही से खाता बही में खतौनी किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए साधारण रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही सिंपल कैश बुक, इसमें देखेंगे साधारण रोकड़ बही में व्यापार के नगद लेन देनों को तिथि अनुसार डेट वाइज अभिलिखित किया जाता है। देखिए जो साधारण रोकड़ बही है इस साधारण रोकड़ बही में सिर्फ कैश से संबंधित लेन देनों का अभिलेखन किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, तिथि अनुसार, यानी जिस दिन लेन देन होता है उसी दिन उसको लेखा कर दिया जाता है। क्योंकि जो रोकड़ बही है ये सहायक पुस्तक भी होती है, इसलिए ये प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी है और इसका कैश का खाता लेजर में नहीं खोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैश जो बही है, कैश बही है, ये खाते का काम भी करती है। आगे देखिए जब व्यापार द्वारा सभी लेन देनों को केवल नगद में किए जाते हैं तो उस स्थिति में एक स्तंभीय रोकड़ बही बनाई जाती है। देखो कहने का मतलब ये है कि केवल नगद से मतलब ये है कि जहां पर बैंक से संबंधित लेन देन नहीं होते हैं वहां पे एक कॉलम वाली रोकड़ बही या साधारण रोकड़ बही बनाई जाती है। आगे देखिए कि रोकड़ एक संपत्ति खाता है, इसलिए संपत्ति खाते के नियम का पालन किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि रोकड़ क्या है, अपनी एक संपत्ति है और संपत्ति खाते का नियम क्या है कि समस्त जब भी संपत्ति खाते में वृद्धि होगी तो अपन क्या करेंगे, उसको वृद्धि से डेबिट कर देंगे और संपत्ति खाते में जब भी कमी होगी तो कमी से क्या कर देंगे, उस खाते को जमा कर देंगे। तो देखिए रोकड़ प्राप्तियों से रोकड़ में वृद्धि होती है और रोकड़ खाते के नाम पक्ष में लिख दिया जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया। इसी प्रकार रोकड़ भुगतान से रोकड़ में कमी होती है और रोकड़ खाते के जमा पक्ष में लिख दिया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए अब देखेंगे अपन साधारण रोकड़ बही का प्रारूप। आप देखेंगे मैंने आपको पहले भी बताई है ये बात कि जो कैश बुक है ये सहायक बही भी होती है और एक अकाउंट भी होता है। तो देखेंगे कि जो ये कैश बुक है इसका परफॉर्मा टी शेप में है
और खाते के समान ही है। आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, दो पार्ट हो गए इसके। एक साइड में डेट, पर्टिकुलर, LF यानी लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर से डेट, यहां से कौन सा दूसरा पक्ष स्टार्ट हो जाता है, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट और RS। आप देखेंगे कि इसमें तो क्या लिखेंगे, डेट, इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर, यानी कोई भी विवरण होगा, जैसे कोई खाते का नाम है, जैसे जिन से अपन को राशियां प्राप्त होंगी उन खातों का नाम कहां लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा। और यहां पे लिखेंगे LF का मतलब है लेजर फोलियो, खाता बही पृष्ठ संख्या, यानी हम यहां पर उस खाते का पृष्ठ संख्या लिखेंगे जहां पर इस पर्टिकुलर के अंदर खाते का नाम लिखा होगा, और ये खाता जिस पृष्ठ पे खाता बही में खुला हुआ होगा उस पृष्ठ का नंबर इस यहां पे लिखा जाएगा। अब इसके अंदर अमाउंट लिखा जाएगा। अभी यही वही सेम कॉलम्स इधर हैं। डेट में डेट लिखा जाएगा, पर्टिकुलर में खातों के नाम लिखा जाएगा जिनको अपन ने क्या किया है, भुगतान, ठीक है। यहां पे लेजर फोलियो, खाता बही पृष्ठ संख्या, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, अमाउंट। अब साधारण रोकड़ बही का प्रारूप देखने के बाद हम देखेंगे कि साधारण रोकड़ बही को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। अब कैसे बनाया जाता है ये सीखने के लिए अपन एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण को अपन सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और देखेंगे कि रोकड़ बही कैसे बनाई जाती है। तो देखिए पहला उदाहरण देखिए, मैसर्स रोहन ट्रेडर्स की रोकड़ बही में निम्न लेनदेनों को प्रविष्ट करें। आप देखें 2016 दिसंबर 1, हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड 27,500, यानी जो रोहन ट्रेडर्स है उनके पास दिसंबर 1 को कैश इन हैंड यानी दिसंबर 1 यानी जो लेखा अवधि है उसके प्रारंभ के अंदर कितने रुपए बचे हुए हैं, पिछली अवधि के 27,500। आगे देखिए दिसंबर 5, नीतू से रोकड़ प्राप्ति 12,000, यानी जो नीतू है इससे दिसंबर 5 को अपन को रोकड़ की प्राप्ति हुई है कितने, 12,000। आगे देखेंगे दिसंबर 8, बीमा प्रीमियम का भुगतान, देखो क्या है, पेमेंट कितने का, 2,000 का। अब आप देखेंगे कि यहां पर तो अपन को क्या हुई है, रोकड़ की प्राप्ति हुई है, और मैंने आपको बताया कि जब भी रोकड़ की प्राप्ति होगी तो कैश बुक के कौन से साइड में लिखेंगे, नाम साइड में लिखेंगे। और बीमा प्रीमियम का क्या किया अपन ने, भुगतान। अब भुगतान किया है तो कैश अपने पास से चला गया, कैश में क्या हो गई, कमी। और कैश क्या है, एक संपत्ति खाता है, और संपत्ति खाते में कमियों से क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो बीमा प्रीमियम कौन से साइड में आएगा, जमा के साइड में आएगा। अब देखिए दिसंबर 10, फर्नीचर का क्रय किया 6,000 का। अब आप देखेंगे कि ना तो इसमें यह लिखा हुआ है कि उधार में किया है, ना ये लिखा हुआ है कि रोकड़ में लिखा हुआ है। अब नियम क्या है अपना, अगर किसी का नाम नहीं दे रखा हो तो अपन क्या समझेंगे कि इस संपत्ति को या माल को अपन ने रोकड़ में परचेज किया है, तो इसमें किसी का भी नाम नहीं है कि किससे खरीदा है, तो क्या समझेंगे कि ये कैश में है। तो देखिए फर्नीचर का क्रय किया 6,000, जब अपन ने फर्नीचर क्रय किया है तो फर्नीचर तो व्यवसाय में आ गया और अपने पास से क्या गया, कैश। तो कैश बुक में अपन कौन साइड में एंट्री करेंगे, इसकी जमा के साइड में, क्योंकि कैश में क्या हो गई, कमी। और फर्नीचर अपना क्या है, संपत्ति है। अब संपत्तियां व्यवसाय में आई हैं, संपत्तियों में क्या हो गई, वृद्धि। और फर्नीचर के अकाउंट के कौन साइड में एंट्री करेंगे, डेबिट साइड में। आगे देखिए दिसंबर 14, रोकड़ में माल का विक्रय सेल्सेज 16,500। अब आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है रोकड़, यानी जो माल का अपन ने विक्रय किया है वो कैसे किया है, कैश में किया है। तो अब जब विक्रय किया है तो अपने पास क्या आएगी, रोकड़ आएगी। तो रोकड़ जब आएगी तो रोकड़ बढ़ जाएगी, और वृद्धि से अपन क्या कर देंगे, रोकड़ को नाम कर देंगे या डेबिट कर देंगे। आगे देखिए दिसंबर 18, नमन से रोकड़ में माल का क्रय किया 26,000। अब आप देखेंगे कि रोकड़ में माल क्रय किया है, मतलब कैश अपने पास से चला गया, कैश चला गया तो मतलब किस में एंट्री करेंगे, जमा साइड में एंट्री करेंगे। देखो दिसंबर 22, रोहिणी को रोकड़ भुगतान किया 3,200 रुपए। अब रोहिणी कोई है जिसको अपन ने रोकड़ का भुगतान किया, ठीक है। अब रोहिणी क्या है, एक व्यक्ति है। अब व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है कि पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट, और देने वाले को क्या करेंगे, जमा। तब रोहिणी पाने वाली है तो रोहिणी को तो क्या कर देंगे, डेबिट, और अपने पास से रोकड़ चला गया और जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, जमा, क्योंकि रोकड़ क्या है, वस्तु, और वस्तुगत खाते या वास्तविक खाते का नियम क्या है कि जाने वाली वस्तु को तो क्या करेंगे, आने वाली वस्तु को तो करेंगे डेबिट, और जाने वाली वस्तु को क्या करेंगे, जमा या क्रेडिट। आगे देखिए
दिसंबर 25 कनिका को रोकड़ माल का विक्रय सेल्स किया 18,700। देखिए रोकड़ में माल का विक्रय किया है 18,700 का। तो देखिए अपने पास व्यवसाय में क्या आ गया, रोकड़ आ गया। अब रोकड़ आया है तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। आगे देखिए दिसंबर 28 बैंक में रोकड़ जमा किया 5,000। देखिए बैंक में अपन ने रोकड़ जमा किया है कितना, 5,000। व्यवसाय से तो रोकड़ चली गई, अब रोकड़ जाएगी तो रोकड़ में क्या हो गई, कमी। तो कौन साइड एंट्री करेंगे, रोकड़ के कौन से साइड में एंट्री करेंगे, जमा के साइड में। आगे देखिए दिसंबर 30 किराए रेंट का भुगतान किया 4,000। अपन ने रेंट का भुगतान किया है, कैश अपने पास से चला गया। अब कैश चला गया तो कैश को क्या कर देंगे यहाँ पे, जमा। आगे देखिए दिसंबर 31 वेतन का भुगतान किया, उसी तरीके से यहाँ पे भी कैश को तो क्या कर देंगे जमा और वेतन को क्या कर देंगे डेबिट, क्योंकि वेतन और जो किराया है ये दोनों वे हैं और वे किस में जाएंगे, नाम मात्र खाते में। और नाम मात्र खाते का नियम क्या है कि जब भी वे या कोई हानि होगी तो उसे क्या करेंगे, नाम या डेबिट। अगर कोई आय या फायदा होगा तो उसे क्या करेंगे, जमा या क्रेडिट। अब हम देखेंगे कि कैश बुक कैसे बनेगी। देखो मैसर्स रोहन ट्रेडर्स का जो कैश बुक है, सहायक बही है, रोकड़ बही, वो किस तरीके से अपन ने बनाई है। अपन एक एक एंट्रियों की एंट्रियां करते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिसंबर 1 2016 हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड 27,500। आप देखिए ये रोकड़ क्या है, संपत्ति है, और संपत्तियों का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है। तो कौन से साइड से स्टार्ट करेंगे अपन, डेबिट साइड से। तो देखिए एंट्री करेंगे डेबिट साइड में। देखिए डेबिट साइड 2016 दिसंबर 1 2, मैंने बताया आपको कि डेबिट साइड में 2 से स्टार्ट करते हैं और क्रेडिट साइड में बाय से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैश क्या है, अपनी संपत्ति है और संपत्तियों का डेबिट बैलेंस होता है। और बैलेंस कितना दे रखा है, तो बैलेंस क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, यानी शेष आगे लेकर आए, ठीक, यानी पिछली जो अवधि है उससे बैलेंस आगे लेकर आए। कितना आगे लेकर आए, 27,500, ठीक है। अगली एंट्री देखिए दिसंबर 5 2016 नीतू से रोकड़ प्राप्ति। अब आप देखेंगे कि नीतू से अपन को रोकड़ प्राप्ति हुई है, तो रोकड़ प्राप्तियों के जब भी रोकड़ प्राप्ति होगी तो उसका लेखा कौन साइड करेंगे, डेबिट साइड करेंगे। तो आप देखिए डेबिट साइड, देखो डेबिट साइड दिसंबर 5 टू नीतू। अपन को किससे रोकड़ प्राप्त हुई है, नीतू से प्राप्त हुई है। तो ठीक है, तो नीतू का नाम लिखेंगे टू नीतू, एंड नीतू से प्राप्त हुई। कितने प्राप्त हुए हैं, 12,000। डेबिट में एंट्री हो गई, क्योंकि जब भी अपन को रोकड़ प्राप्ति होगी तो रोकड़ में क्या होगी, वृद्धि। और वृद्धियों को क्या करते हैं, संपत्तियों में वृद्धि को क्या करते हैं, डेबिट। तो सीधी सी बात अपन ने क्या कर दिया, डेबिट। अगली एंट्री देखिए दिसंबर 8 बीमा प्रीमियम का भुगतान किया 2,000। मैंने आपको बताया कि जब भी अपन भुगतान करेंगे तो कैश जाएगा, और जब कैश का भुगतान करेंगे तो कौन साइड एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड। तो देखिए क्रेडिट साइड दिसंबर 8 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना, 2,000 रुपए, सीधा सा है। अगला देखिए ये हो गया दिसंबर 10 फर्नीचर का क्रय किया 6,000। अब अपन ने फर्नीचर का क्रय किया है तो अपन ने भुगतान किया होगा, और भुगतान को कौन साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो देखिए दिसंबर 10 बाय फर्नीचर, यानी फर्नीचर के लिए अपन ने भुगतान किया कितना, 6,000 रुपए, सीधी सी बात है। आगे देखिए फर्नीचर हो गया। दिसंबर 14 रोकड़ में माल का विक्रय किया। अब जब भी अपन माल का विक्रय करेंगे, सेल्स करेंगे, तो अपने पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो एंट्री कौन साइड करेंगे, डेबिट साइड। देखिए दिसंबर 14 टू सेल्स 16,500, यानी सेल्स कितने का किया, 16,500 का, सीधी सी बात है। अगली एंट्री देखिए दिसंबर 18 नमन से रोकड़ में माल का क्रय। अब माल क्रय किया है, मतलब मैंने कहा था आपको जब भी अपन माल का क्रय करेंगे तो परचेज का काम में लेंगे। अगर संपत्तियों को क्रय करते हैं तो संपत्ति आती है, ठीक है। जैसे फर्नीचर का क्रय करेंगे तो फर्नीचर आएगा, अगर माल का क्रय करेंगे तो कौन सा खाता करेंगे, डेबिट, परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो देखिए अगर माल क्रय किया है तो पैसा अपने पास से गया है, यानी अपन ने भुगतान किया है, और भुगतान कौन से साइड में आते हैं, जमा के साइड में आते हैं। तो देखिए
दिसंबर 18 बाय परचेज अकाउंट 26,000 से। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन साइड एंट्री किया अपन ने, जमा के साइड। अब देखेंगे अगली एंट्री, दिसंबर 22 रोहिणी को रोकड़ भुगतान किया 3200 रुपए। अब देखो भुगतान है तो कौन साइड एंट्री आएगी, क्रेडिट साइड। देखो दिसंबर 22 बाय रोहिणी 3200 रुपए। आगे देखिए, कनिका को रोकड़ माल का विक्रय किया 18,700। अब आप इसमें देखिए कि अपन ने कनिका को रोकड़ माल का विक्रय किया है, कनिका को अपन ने विक्रय किया है, आप ये देखेंगे, लेकिन रोकड़ में किया है तो कनिका से मतलब ही नहीं है। अपन ने कनिका को माल बेचा, कनिका से रोकड़ में पैसे ले लिए, अब कनिका का खाता खोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कनिका से ना तो कुछ लेना है ना उसे कुछ देना है, तो इसका खाता नहीं खोलेंगे। अपने पास में क्या आ गया, कैश आया है व्यवसाय में। ठीक है, कैश आया है, विक्रय किया तो कैश आया है। अब आया है तो संपत्तियों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी उसको कैश को तो क्या कर देंगे, डेबिट, और सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट। यानी आया है तो एंट्री कौन साइड करेंगे, डेबिट साइड एंट्री करेंगे। देखिए टू सेल्सेज 25 तारीख को कितने से, 18,700 से। देखो यहाँ पे कनिका का नाम इसलिए नहीं आया है क्योंकि अपन ने कैश में की है, अब कनिका से तो कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए कनिका का नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे किसका नाम आएगा, सेल्सेज का आएगा, क्योंकि किसके लिए पैसे प्राप्त हुए हैं, अपन किसके कारण पैसे प्राप्त हुए हैं, सेल्सेज के कारण हुए हैं। 18,700 दिसंबर 25 को। अगली एंट्री देखिए, ये हो गया, बैंक में जमा किया 5,000। अपन ने बैंक में जमा किया है, मतलब अपने पास से कैश तो गया है। अब कैश गया है तो यानी कैश में क्या हो गई, कमी, तो कौन साइड एंट्री करेंगे, जमा के साइड। देखिए दिसंबर 28 बाय बैंक 5,000। ठीक है, 5,000 का भुगतान अपन ने कर दिया। आगे देखिए, दिसंबर 30 किराया का भुगतान किया 4,000। अब भुगतान किया है तो कौन साइड आएगा, जमा के साइड। देखिए दिसंबर 30 बाय रेंट अकाउंट 4,000। आगे देखिए इसी तरीके से देखेंगे, दिसंबर 31 को वेतन का भुगतान किया 7,000, तो ये भी कौन साइड आएगा, जमा के साइड। बाय सैलरीज अकाउंट 7,000। अब देखेंगे कि सभी एंट्रियां जब अपन ने कर ली हैं तो अपन अवधि के अंत में क्या करेंगे, इस कैश अकाउंट का, जो कैश अकाउंट है, जो कैश बुक है, इसका क्या निकालेंगे, शेष निकालेंगे। और शेष निकालने के लिए कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है वो मैं अब आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो ये दोनों साइड हैं उन दोनों साइडों का टोटल करके रफ में लिख लेंगे। देखिए 27,000 और 12 29,000, 39,000, 39 और 16 45, 55, 55, 18, 73, 576, 76,700। इधर तो कितना हो गया, 76,700। ये रफ में लिखना है। ठीक है, अब इधर का टोटल देखेंगे, 2 और 6 8,000, 8 और 26 34,000, 34 और 3 37, 37 और 3 5 42, 46, 46 और 7 53,000, 53,200। इधर कितना हो गया, 53,200। अब आप देखेंगे कि ज्यादा जो है भाई 76,700, इधर कितना है, 53,200। जो भी पक्ष ज्यादा हो उस टोटल को, दोनों पक्षों का जो टोटल वाला कॉलम है उसमें लिख देना है। टोटल वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला टोटल वाला कॉलम है इधर, और इधर भी क्या है, टोटल। ठीक है, तो कितना ज्यादा वाला ये है 76,700, तो इधर क्या लिख देंगे, यहाँ पे 76,700, इधर भी क्या लिख देंगे, 76,700। अब आप देखेंगे कि अपन को क्या करना है, इधर तो 76,700 कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर ये जो अमाउंट है अंदर, ये 76,700 नहीं है ना, इनको 76,700 करने के लिए यहाँ पे अपन को ये जो डिफरेंस है वो लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, अपना बैलेंस। देखो कैसे निकालेंगे, 76,700 में से 53,200 माइनस कर देंगे, 76,700 माइनस करेंगे तो आएगा 0 0 5 1 और 2, कितना आएगा, 21,500। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 21,500, और लिखेंगे क्या, बाय। देखो अगर अंतर क्रेडिट साइड में आता है तो बाय से स्टार्ट करेंगे, अगर अंतर डेबिट साइड में आता है तो किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे क्या, बैलेंस CD, मतलब बैलेंस CD मतलब कैरी डाउन, यानी बैलेंस को आगे ले गए, यानी शेष को आगे ले गए। कितना शेष आगे ले गए, 21,500।
कितना शेष आगे ले गए, 21,500। अब आप देखेंगे कि अपन को क्या निकालना है, अपन को भी शेष को आगे भी तो लेके जाना है। जैसे यहाँ पे ये इस शेष से 2016 दिसंबर एक टू बैलेंस बीडी लिखा ना 27,500। अब अपन को क्या करना है, अगले साल एंट्री करनी है, क्योंकि दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी आएगा। जनवरी 2017 एक और क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉड डाउन एंड बैलेंस आगे लेकर आए। यहाँ पे तो क्या सीडी का मतलब क्या है, आगे ले गए, और बीडी का मतलब क्या है, आगे लेकर आए। मतलब कितना आगे लेकर आए, 21,500। अब जिस तरीके से अपन ने ये बैलेंस यहाँ पे लिखकर, ये देखिए जिस तरीके से अपन ने ये बैलेंस से शुरू करके बाकी सारी एंट्रियां की ना, वैसे ही अब जनवरी जो मंथ है, जो महीना है, इसकी सभी एंट्री इसके नीचे कर लेंगे। तो देखा आपने कि अपन ने क्या देखा अभी, कि कैश बुक को कैसे बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि कैश बुक से खाता बही में खतौनी कैसे की जाएगी। अब आप देखेंगे कि कैश बुक तो अपन ने बना लिया, यानी कैश अकाउंट के समान ही तो है, ये ऐसे ही बनता है, अकाउंट भी ऐसे ही बनते हैं भाई। खाता बही है, खाता बही में जब भी अपन खाते खोलते हैं तो इसी प्रारूप में खोले जाते हैं, इसलिए इसी को खाता भी मान लिया जाता है और रोकड़ बही भी मान लिया जाता है। ठीक है, तो अपन आप क्या देखेंगे कि खाता बही में खतौनी कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए रोकड़ बही से खाता बही में खतौनी, रोकड़ बही से खाता बही में खतौनी। देखो रोकड़ प्राप्तियों को रोकड़ बही के नाम पक्ष में और रोकड़ भुगतानों को रोकड़ बही के जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। ये अपन समझ चुके हैं, बहुत बार मैंने बता दिया। आगे देखिए, रोकड़ बही के नाम पक्ष में लिखे गए खातों की खतौनी खाता बही में संबंधित खातों के जमा पक्ष में की जाएगी। आप देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम एक खाते की खतौनी किसी दूसरे खाते में करते हैं तो उसे अपोजिट साइड में लेकर जाते हैं। ठीक है, जैसे रोकड़ बही के नाम पक्ष में जो भी खाते लिखे गए हैं, जिन भी खातों के नाम है, अब रोकड़ बही से जो नाम पक्ष में जो भी एंट्री लिखी गई हैं, उनसे संबंधित जो भी खाते हैं, उन खातों में खतौनी करेंगे तो उनको कौन साइड में एंट्रियां करेंगे, जमा के साइड में, क्योंकि अपोजिट पक्ष में करना है। ठीक है, इसलिए कौन साइड में एंट्रियां करेंगे, अपोजिट साइड में एंट्रियां करेंगे। आगे देखेंगे, इसी प्रकार रोकड़ बही के जमा पक्ष में लिखे गए खातों की खतौनी खाता बही के संबंधित खातों के नाम पक्ष में की जाएगी। अब आप देखेंगे कि रोकड़ बही के जमा पक्ष में जितने भी खाते अपन ने खोले हैं, उन खातों की खतौनी उनके अपोजिट यानी नाम साइड में करेंगे। अब किस प्रकार से करेंगे ये अपन अभी देखते हैं। देखिए, रोकड़ बही के नाम पक्ष की खतौनी अपन अलग अलग देखेंगे कि पहले नाम पक्ष की खतौनी कैसे करते हैं ये देखेंगे, फिर क्या करेंगे जमा पक्ष की खतौनी कैसे करते हैं ये देखेंगे। अपन पहले देखते हैं कि रोकड़ बही के नाम पक्ष की खतौनी कैसे करते हैं। अपन देखेंगे कि रोकड़ बही के नाम पक्ष में कौन कौन से खाते अपन ने खोले थे। तो देखिए, पहले अपन रोकड़ बही को दोबारा लेके आते हैं। ये देखिए, अब ये रोकड़ बुक है, ये कौन साइड है, डेबिट। इसके साइड में कौन कौन से खाते हैं, एक तो नीतू का खाता है और दो खाते कौन से हैं, सेल्सियस के हैं। तो ये तो सेम ही खाता खुलेगा इन सेल्सियस के लिए, तो एक खाता कौन सा खोलना है, नीतू का। यानी डेबिट साइड के लिए अपन को दो खाते खोलने हैं, एक तो खाता खोलना है नीतू का, एक किसका खाता खोलना है, सेल्सियस का। तो देखिए, और एंट्री मैंने बताया आपको उल्टे साइड में करनी है। ये डेबिट साइड में एंट्रियां हैं, तो नीतू के खाते के कौन साइड में एंट्री करेंगे, जमा के साइड में, और सेल्सियस के कौन से साइड में एंट्री करेंगे, जमा के साइड में। तो देखिए सेल्सियस अकाउंट डेबिट क्रेडिट। अब मैंने बताया था कि सेल्सियस के कौन से साइड एंट्रियां हैं, डेबिट कैश बुक में सेल्सियस कौन से साइड में था, नाम साइड में था। तो इसमें देखो कैश का नाम आएगा, कौन साइड में नाम आएगा उनका, क्रेडिट साइड में। जैसे ये सेल्सियस का है तो यहाँ पे नाम क्या आ गया, क्योंकि कैश खाते से लेके आए तो इसका नाम क्या आएगा, यहाँ पे कैश आ जाएगा। ठीक है, अब कैश बुक में क्या नाम था, देखिए ये कौन सा है, कैश बुक या कैश अकाउंट है, तो इसमें तो किसका नाम है, सेल्सियस का नाम है। ठीक है भाई, कैश खाते में किसका नाम है, सेल्सियस का नाम है। ठीक है, उल्टा करना है आपको सब सिस्टम। तो अपन ऐसे ही क्या करेंगे, जब खाता अपन कौन सा खोलेंगे, सेल्सियस का खाता खोलेंगे, तो नाम तो क्या लिख देंगे, उल्टा कैश, क्योंकि कैश खाते से लेकर आए हैं ना इनको, तो इनका नाम तो कैश लिखना है। और अपन क्या करेंगे, एंट्रियां भी उल्टी साइड में करनी है। वहां पे तो कैश बुक के कौन साइड में थी, डेबिट साइड में, तो अपन कौन साइड में करनी है ना, जमा साइड में करनी है। और एंट्रियों में अमाउंट सेम लिखना है। कैश में एक बार सेल्सियस किया था कितने का, 16,500 का, दोबारा कितने का किया, 18,700 का। इसी तरीके से अगला देखेंगे अपन, नीतू का खाता। अब आप देखेंगे, मैंने बताया आपको
जो कैश बुक थी उसके डेबिट साइड में नीतू का खाता खोला हुआ है कितने से, 12,000 से, और नाम साइड में खोला हुआ है, इसलिए अपन एंट्री कौन साइड करेंगे, जमा के साइड में करेंगे। और नाम क्या लिख देंगे, जब खाता नीतू का बना रहे हैं तो नाम किसका लिखेंगे, कैश बुक का, क्योंकि कैश बुक से लेके आए हैं अपन। देखो कैश का मैंने नाम लिख दिया, 22 से स्टार्ट करेंगे और डेट समान लिखेंगे जो डेट वहां पे थी। देखो कौन सी डेट थी, देखियो नीतू के सामने दिसंबर 5, अमाउंट कितना है 12,000। तो देखिए नीतू का खाता 2016 दिसंबर 5 बाय कैश अकाउंट 12,000। ठीक है, अब अपन ने देखा कि नाम साइड की एंट्रियां कैसे की, अब देखेंगे जमा साइड की एंट्रियां कैसे करेंगे। देखिए रोकड़ बही के जमा पक्ष की खतौनी। अब देखिए जमा पक्ष में कौन कौन से खाते हैं, देखो रोकड़ बही के जमा पक्ष में इंश्योरेंस अकाउंट है, फर्नीचर है, परचेज है, रोहिणी है, बैंक है, रेंट है, सैलरी, इन सब के खाते अपन अलग अलग खोलेंगे। अगर इनके तो जमा के साइड में एंट्री है तो अपन कौन से साइड में एंट्री करेंगे, उनके नाम के साइड में एंट्री करेंगे। देखिए पहले देखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ये देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इसके नाम साइड में एंट्री है, डेट वही सेम लेंगे दिसंबर 8 टू कैश। मैंने बताया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में अपन एंट्री कर रहे हैं तो किस खाते का नाम लिखेंगे, क्योंकि कैश खाते से लेके आए हैं तो किस खाते का नाम आएगा, कैश का आएगा, और अमाउंट वही सेम आएगा 2,000। अगला खाता देखिए फर्नीचर अकाउंट। अब देखेंगे कि फर्नीचर अकाउंट भी दिसंबर 10 2016 टू कैश से है 6,000 से। इसी तरीके से देखेंगे परचेज अकाउंट दिसंबर 18 टू कैश अकाउंट 26,000 से। इसी तरीके से देखेंगे रोहिणी का अकाउंट है, कैश से लेके आए हैं दिसंबर 22 3200। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आगे बैंक अकाउंट टू कैश दिसंबर 28 5,000। अब देखिए इसी तरीके से देखिए रेंट दिसंबर 30 टू कैश अकाउंट। अब आप देखिए मैं आपको एक बार कैश बुक और दिखा देता हूं। अब आप देखिए कि देखो दिसंबर 30 को रेंट है 4,000 से, तो अपने 4,000 से एंट्री कर दी। अब आप देखेंगे दिसंबर 31 को सैलरी अकाउंट है तो कितने 7,000 से, तो अपन कैश से लेके जा रहे हैं तो वहां पे नाम तो किसका लिखेंगे कैश का लिखेंगे, और एंट्री कौन से खाते में करेंगे, सैलरी के अकाउंट में। तो देखिए कौन सा अकाउंट आ गया, सैलरी का, और नाम मैंने कहा था क्या लिखेंगे, कैश का। डेट सेम लेंगे दिसंबर 31 और अमाउंट भी सेम लेंगे कितना 7,000 का। तो आज अपन ने देखा कि रोकड़ बही क्या होती है, रोकड़ बही के प्रकार क्या क्या होते हैं, और रोकड़ बही में एंट्रियां कैसे की जाती हैं, और फिर अपन ने देखा कि रोकड़ बही से खाता बही में खतौनी किस प्रकार से की जाती है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि बैंक कॉलम वाली रोकड़ बही कैसे बनाई जाती है, उनकी खतौनी कैसे की जाती है, और खुदरा रोकड़ बही किसे कहते हैं, और उसका परफॉर्मा क्या होता है, और किस प्रकार से खुदरा रोकड़ बही बनाई जाती है। धन्यवाद।